जनरल बात यह है कि शेख साहब एक, मैं समझता हूं कि एक पॉपुलर लीडर हैं और सिर्फ चंद एक लीडर ऐसे हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं पाकिस्तान में, ज्यादातर लैंड हुए हैं, यहाँ तो वो अमीर खानदानों के थे और वो वरासत में उनको शिस्त मिल गई और सियासत में हिस्सा मिल गया, बिलावल साहब जैसे गोल्डन स्पून जो पैदा हुए चमचा लेकर, ज्यादातर वो हैं। कम सियासतदान ऐसे हैं हर जमात के अंदर कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, जिन्होंने मारें खाई, जेलें काटी, अयूब खान के दौर के अंदर, ज़िया के दौर के अंदर और फिर उसके बाद भी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, और वो वाकई हम उन्हें कह सकते हैं कि वो सीजन लोग हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब जैसे हैं, आप देखिए शेख रशीद साहब, उनका जिक्र कर रहा हूं कि ये वो लोग हैं कि जो सियासतदान हैं जिन्होंने और कुछ किया ही नहीं इसके अलावा। वो ताजिर नहीं है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है कि उनकी फैक्ट्रियां हों और वो फिर सियासत में आ गए उसके बाद सिर्फ असर सुख बढ़ाने के लिए। उनका ओढ़ना बिछना सियासत है। सो जहां तक एग्जेजरेशन का ताल्लुक है वो सिर्फ अपना सियासत में वजन बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन मैं जहां तक, मुझे आज जो इस प्रोग्राम का मकसद हमारा ये था करने का डीएम पे, जितना हैवी हैंडेडली हुकूमत ने उस सारे मसले को लिया, हुकूमत इससे क्या अचीव करना चाहती है। कोर्ट ने ये कहा गया हाई कोर्ट की जानिब से कि जी शहर को बंद ना किया जाए, हुकूमत ने ज़्यादा खुद कंटेनर लगा के बंद कर दिया, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि इमरान साहब के पास इतनी स्ट्रीट पावर फिलहाल नहीं है कि वो शहर आज के दिन में बंद कर पाते, लेकिन वो फरीजा हुकूमत ने खुद अंजाम दे दिया। और मुझे इसमें एक जुमला मैं कहता चलूं, मुझे जो बड़ा याद आता है, शेख रशीद साहब की बात ही हो रही है तो उनका जुमला, वो कहते हैं हुकूमत कभी किसी ने गिराई नहीं, नवाज शरीफ साहब हमेशा अपने वजन से गिरे। सो इस बार भी मुझे ये लग रहा है कि अगर कुछ हुआ, अगर कोई हम बात कर रहे हैं कि अगर तीसरी ताकत को आती है या कुछ भी होता है हुकूमत को, तो वो नवाज शरीफ साहब के अपने वजन की वजह से होगा। इमरान खान साहब का इतना वजन नहीं है कि अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे। उनके दो जो शाह से शाह के वफादार जो ज्यादा तेज हैं वो उन्हें ज्यादा नुकसान देंगे। मेरा सवाल फरहान साहब आपसे ये है, 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करें, रावलपिंडी बंद करें, कराची बंद करें, लाहौर बंद करें, इससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसका होगा? मुझे ये बताइए कि इस शहर को बंद करने से होगा क्या? देखिए, बंद करने का मकसद में एक, देखिए कुछ चीज़ों की सिंबॉलिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब तहरीर चौक की हम बात करते हैं, तहरीर चौक की मिस्र की बहुत फेमस हो गई वो जगह, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू बन गई। वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जब हम अब भी पाकिस्तान में स्पीचेस में ये बात देखते हैं, जब इस तहरीर चौक बना देंगे, सो वो एक हमने एग्जाम्पल सेट की कि ये है। असल में मैं इस सारे फसाद की जड़ क्या है? इस सारे फसाद की जड़ है कि पनामा लीक्स में अगर तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली का नाम आया है तो नवाज शरीफ साहब को अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करना चाहिए। और क्योंकि उनके बच्चे जब जायदादें उनके नाम लगी तो वो माइनर्स थे या उन्होंने अभी कारोबार शुरू किया था, तो यकदम वो अरबोपति कैसे बन गए, ये एक बड़ा मुम्मा है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और सियासतदान नॉर्मली अरबोपति बन जाते हैं। जरदारी साहब दिन चुगनी, यानी कि एक दिन में उनके पास अगर करोड़ था तो अगले दिन 50 करोड़ हो गए। कैसे हो गए? कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, मुझे समझ नहीं आई। सो यही नवाज शरीफ फैमिली के साथ भी है। वो जलावतन भी रहे 10 साल, फिर भी उनका कारोबार इतना फैलता फूलता गया कि उनका बेटा बाज के मुताबिक 600 मिलियन या उससे भी ज्यादा का मालिक है। सो ये कैसे हुआ और वो पैसा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कहां से आई? तो ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है मेरे नजदीक। आप देखें, अगर पाकिस्तान में सिर्फ यही अमीर हुए हैं? नहीं, बात नहीं है। बात बताऊं क्या है, इस्लाम ने बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक, हमने हमारे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं या सहाबा कराम की मिसाल देते हैं, तो वजह यह है कि जो घर का बड़ा है वो एग्जाम्पल सेट करता है। मैं अगर घर का सरबराह हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं अपने बच्चे से कैसे कहूंगा बेटा झूठ ना बोलो? मेरा बेटा कहेगा बाप मेरा रोजाना बैठा वो झूठ बोलता रहता है, मुझे कह रहा है बेटा झूठ ना बोलो। अब मैं आज एक वाकया पढ़ रहा था, ये कि हज़रत उमर फारूक के दौर में फतह हुआ बहुत बड़ा इलाका, तो वहां से माल गनीमत है वो आया, तो साथ खत भेजा सिपह सालार ने कि जी सोने की ईंट भी अगर किसी सिपाही को मिली तो उसने ईंट वो जमा करा दी है। हज़रत उमर फारूक ये पढ़कर रोने लग पड़े। हज़रत अली करमल्लाह वजह पास तशरीफ फरमा थे, कहते हैं हज़रत उमर फारूक से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उनका जी ये खत आया, ये हुआ है। उनका जी ये उस सिपाही की ईमानदारी नहीं है, ये आपकी दयानतदारी है, क्योंकि आप ईमानदार हैं इसलिए वो सिपाही भी ईमानदार है। ये इस्लामी तारीख की मिसालें हैं। अगर हुक्मरान ईमानदार है तो नीचे वाला तबका भी ईमानदार होगा, अगर हुक्मरान करप्ट है तो नीचे वाला तबका कभी भी दयानतदार नहीं हो सकता। सो आई थिंक के एग्जाम्पल ऊपर से सेट होती है। नवाज शरीफ साहब के हाथ अगर साफ हैं तो उन्हें मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है कि वो अगर कहें कि हाँ मैं इंसाफ के लिए पेश करता हूं। सो मसला इस वक्त यह है कि एक आदमी को बचाने के लिए, मैं ये समझता हूं कि शरीफ फैमिली को बचाने के लिए हुकूमत ने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है, सिस्टम पूरा दाव पे लगा दिया है। सैकड़ों लोगों को पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, औरतों को थप्पड़ लग रहे हैं।
ये क्या हम दिखा रहे हैं क्या, और इसका मकसद क्या है? सवाल क्या है अपोजिशन का कि भाई अगर आप मुजरिम है या नहीं है, दोनों सूरतों में अपने आप को इंसाफ के लिए पेश कर दें। लेकिन इमरान खान It's very साहब easy। उसके लिए अदालत भी चले गए, देखिए, आप अदालत में भी चले गए हैं, आप इस्लामाबाद भी बंद कर रहे हैं। देखिए, एक काम आप या तो आप अदालत ना जाते, अब आप जा चले गए तो आप फैसले का इंतजार करें। देखिए, मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा अदालती अमल एक तो इतना सुस्त है कि तो फिर क्यों गए इमरान खान? बास चीजों में बरसा बरस लग जाते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब का मकसद अदालत जाने का, अब जो केस गया है वो इमरान खान साहब के भी नहीं, भी तो पहले हीलिंग हुई है। अब ये पता चलेगा कि अदालत ने जो लार्जर बेंच बनाया है वो इसको सुनता भी है कि नहीं, क्योंकि अगर वो सुनता है इसको तो फिर तो समझ में आता है कि हाँ जी बात सुनी नवंबर जाएगी। से उसकी हाँ जी, तो पता वो अब ये डिसाइड होगा कि ये मेरिट्स पे है, इसको सुना जा सकता है, लार्जर बेंच ही फैसला करेगा। अगर सुना जा सकेगा तो फिर आप कहें कि हाँ जी अब केस लग गया, अब वो उनके पास जवाब नहीं बचता, कोर्ट से सुनेगी। अभी तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि कोर्ट सुनेगी भी कि नहीं सुनेगी, अभी तो लार्जर बेंच बना है ना। आपने जो बात की कि इल्तवा का शिकार हो जाते हैं, हमारे मुल्क में जो अदालती मामला है वहां पर कई केसेस हैं जो साल चल रहे हैं। मैं इस पे एक आपको मिसाल दूं। जी। एक दरखास्त गुजार ने एक दरखास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें वो दरखास्त ये थी कि जो ANP के वज़रा ने जो इस्तीफे दिए थे, या ANP के जो मेंबरान असेंबली थे उन्होंने इस्तीफे दिए थे, वो मंजूर नहीं किए गए। फिर PTI ने दिए थे, वो क्यों नहीं मंजूर किए स्पीकर ने, उसके खिलाफ एक दरखास्त अदालत में गई कि इस हवाले से आप फैसला करें। PTI के जो वकील हैं जाहिद हामिद, उन्होंने आज ये केस लगा इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट में, और जो हुकूमत के वकील थे उन्होंने कहा जी कि प्लीज़ इसके हवाले से आज कोई फैसला कर दें। उन्होंने कहा जी जो PTI के वकील हैं जाहिद हामिद, उनकी तरफ से आज फिर इल्तवा की दरखास्त आई है कि हमें अगली तारीख दें, और उन्होंने कहा जी आज 1 साल के बाद तो ये केस सुनने के लिए आया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम यही कह रहे हैं। फिर अदालत को ब्लेम किया जाता है कि तारीख पे तारीख देते हैं और खुद वो इल्तवा की तारीख मैं आपको ये बात बताऊं कि बेतहाशा ऐसे केसेस हैं। असर खान केस की मिसाल दूंगा, साल उसे तारीख ही नहीं दी कोर्ट ने। ठीक है, अब वो केस लेकिन अपने तारीख का लॉन्गेस्ट है। PTI के वकील कह रहे हैं कि जी आप हमें अगली तारीख दे दें। बात वही कर रहा हूं कि हमारे लीगल सिस्टम शायद उसको मजीद रिफाइन करने की जरूरत है कि उसको कोई फायदा ना उठा सके। ठीक है, तारीख लेना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वकला ने केस तैयार करना होता है, लेकिन आई थिंक कोर्ट को रीजनेबल टाइम देना चाहिए। अगर कोई कहता है कि ठीक है मैंने तैयार करने का, ठीक है रीजनेबल पीरियड में हो जाए, ये साल का जो गैप आ जाता है, ये मिसाल जो है ये मुनासिब नहीं है। ऊपर से अलमिया ये है कि असर खान केस के अंदर डिसीजन हुआ हुकूमत के खिलाफ। आपने IGI बनी, नवाज शरीफ साहब और उनके हमदर्दों ने पैसे खाए, बात कोर्ट में साबित हुई, कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ तहकीकात करके कार्रवाई की जाए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सो बात यह है कि कोर्ट के डिसीजन आ भी जाएगा तो इंप्लीमेंटेशन तो हुकूमत ने करवानी है। कोर्ट तो उठकर नहीं आएगी आपको पकड़ने के, हाँ जी जनाब आप चलें और जेल में बैठ जाए जाके। सो जहां पर विल ही ना हो इंप्लीमेंटेशन की, वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब अभी जस्टिफाई कर रहे हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं उस फैसले का इंतजार ना करें। आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, मैं देखिए उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बात यह है, आपने देखा पनामा लीक्स के बाद आप अगर मिसाल देखें, दुनिया के जिस बड़े लीडर का नाम आया, आइसलैंड में आप लीजिए, लोग महल के बाहर जमा हुए, इस्तीफा लेके वापस लौटे। एक तरक्की याफ्ता मुल्क की बात हो रही है। सो पाकिस्तान के अंदर अगर लोग इकट्ठे होकर वजीर आजम से ये कहना चाहते हैं कि जनाब आप या तो अपने आप को इंसाफ के लिए पेश कीजिए या मुस्ताफी हो जाइए। वजीर आजम ने कहा कि ठीक है जजेस पे मुश्तमिल कमेटी बना लो, वो भी नहीं मानी आपने। फिर दूसरी ऑप्शन पेश की, वो भी नहीं मानी आपने। इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में, आप शायद फिर पूरी बात करें अगर आपने करनी है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस भेजा गया हुकूमत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उसके पैरामीटर्स ऐसे थे कि उसको खत्म होने में शायद 50 साल लग जाते। हुकूमत जानती है कि मामला को लटकाना कैसे है। ठीक है, हार्ट बाईपास हो गया बीच में, जिसमें 2 दिन में मेडिकल सेहत हो गई उनकी। इमरान खान को सिस्टम का नहीं पता नहीं, डिमांड की थी, लेकिन उसके लिए फिर जो TROs बनने थे वो TROs आज तक हुकूमत फाइल ना कर सकी अपोजिशन के साथ। उसमें इमरान खान तो एक हिस्सा है, लेकिन उसमें एजाज हसन साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से, तमाम जमातें उसमें हैं तकरीबन मेजर अपोजिशन की, लेकिन वो डिसाइड तो नहीं कर पाए। उन्होंने TROs दिए, हुकूमत ने कहा हम नहीं मानते जी। तो वो अब लिंगर ऑन करना चाहे किसी भी चीज को पाकिस्तान के अंदर तो 100 साल लिंगर ऑन हो सकती है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। और हुकूमत एक ऐसी चीज है कि जिसके पास 600 गुर हैं। आप कोई भी अगर अब हुकूमत TROs पे कब से ये बात हो रही है तो उसको आप सॉल्व आज तक न कर पाए। बहरहाल गुफ्तगू मेरी तो जारी है, लेकिन मेरे ख्याल में हॉर्सेस माउथ से बात को ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। बहुत सीनियर हमारे साथ कानूनदान और उसके अलावा सीनियर सियासतदान, बहुत ही मुमताज़ शख्सियत, बहुत ही नफीस तबाह इंसान जनाब डॉक्टर बाबर अमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे अपने स्टूडियोज में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और DN डिजिटल सुनने वालों के लिए मेरा सलाम।
वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आप इस वक्त पाकिस्तान में और खास इस्लामाबाद में हैं। आज सारा दिन जो आंख बचोली चलती रही, हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सारा मामला है पनामा लीक से स्टार्ट हुआ और यहां तक पहुंच गया, जो हाई कोर्ट ने इस पे एक अपनी जजमेंट दी थी कि शहर लॉकडाउन ना किया जाए, आज तो अमली तौर पर सारा शहर बंद था और खूब पकड़ धकड़ हुई। आप कैसे देखते हैं वैसे थे कानूनदान इस सारे मामले को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है कि आंख मचोली नहीं हुई, रियासती दहशत गर्दी हुई है जी और पाकिस्तान में 2 दिन से गुंडा राज है। जी टीवी पे आके धमकियां दे रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को, गवर्नमेंट के मिनिस्टर, जी और ये कह रहे हैं कि फलां को पकड़ेंगे तो ये करेंगे और फलां को पकड़ेंगे तो ये करेंगे, फलां काबू आएगा तो ये करेंगे और फलां के साथ ये सलूक करेंगे। जी ये दुनिया की तारीख में इस तरह का कोई बयान कभी किसी सिटिंग मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट के लोगों को, जिनका ताल्लुक अपोजिशन के साथ है, नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान को और केटीपी की सरहद को पंजाब के साथ बंद कर रही है, वो पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है और पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है, जिनका नाम 302 के पर्चे में है, ये वो कर रहे हैं। ठीक। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे के बाद एक पीपल्स एम्पावरमेंट की मूवमेंट है जो इस वक्त इमरान चला रहे हैं। मैं खुद बतौर पार्लियामेंटेरियन उस मूवमेंट का पहले दिन से हामी हूँ और अपनी पार्टी को और दूसरी पार्टियों को भी मैं कहता रहता हूँ कि आप इसका साथ दें। जो पीपल एम्पावरमेंट की मूवमेंट है, इसके ऊपर पूरी ऑपरेशन इकट्ठी हो। बिल्कुल ठीक। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट एरिया है वो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जिनकी 65% पाकिस्तान में आबादी है। वो मुर्दे वतन भी हैं, खाली हाथ भी हैं, निहत्ते भी हैं, मुहज्जब भी हैं। वो बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, उनके पास लाठी तक नहीं होती, वो लाठियां खाते हैं, उनको घसीटा जाता है। और कल तो हद हो गई, इस्लामाबाद जो शहर इक़्तिदार है और पूरे पाकिस्तान का मरकज समझा जाता है, उसमें खवातीन के ऊपर 10 दराजी की जो मर्दाना पुलिस है। हालांकि 1994 में हमारे मशवरे पे ही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के जमाने में एक कानून बना था जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 167 में तरमीम हुई कि किसी खातून को कत्ल के मुकदमे में भी और किसी भी मुकदमे में मर्दाना पुलिस ना हाथ लगा सकती है, ना गिरफ्तार कर सकती है। ठीक। 30 से ज्यादा खवातीन को गिरफ्तार भी किया गया, हाथ लगाए गए, घसीटा गया, उनको धक्के मार के गाड़ियों में फेंका गया और मर्दाना पुलिस स्टेशन को रात गुजारना पड़ी। पाकिस्तान के और खासतौर से पंजाब के पुलिस स्टेशन किस तरह के आपके इल्म में ही है। उससे अगली बात जो हो गई वो ये है कि गवर्नमेंट कह रही थी कि देखिए जी, वो गवर्नमेंट कह रही थी जिसके मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं जाते, ठीक, और वो कह रही थी स्कूल बंद हो जाएंगे। आज इस्लामाबाद के सारे स्कूल बंद हो, ना सिर्फ बंद हुए बल्कि अभी मेडिकल रिपोर्ट एक सामने आई है, कोई घंटा भी नहीं हुआ उसको, जिसके मुताबिक एक बच्ची जो इतनी जहरीली गैस उन्होंने कमेटी चौक रावलपिंडी के इलाके में फेंकी आज लोगों के ऊपर कि वो बच्ची सांस घुटने से मर गई है। और मेडिकल ऑफिसर ने उसकी ये रीजन लिखी है उस बच्ची के मौत की और उस बच्ची के कत्ल की। और इससे भी अगली बात यह है कि पाकिस्तान में कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं है इस वक्त जिसमें ये सलाहियत हो या अहलियत हो कि वो एहतसाब के लिए पनामा लीक्स में चोरों की पूरी बारात पकड़ी गई है, उनको कटहरे में ला सके, उनके खिलाफ मुकदमा बनाए, उनको जेर तफ्तीश लाए, उनसे बरामदगियां करे, उनसे पैसों का ट्रेन पूछे, पाकिस्तान से लूटा और सिलेंडर किया और पैसा उसको वापस लाए। बिल्कुल ठीक। अब इन हालात में मैं समझता हूं कि जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है वो पाकिस्तान का चेहरा मसख कर रही है आलमी दुनिया के सामने। जमहूरियत के नाम के ऊपर इस वक्त बदतरीन जमहूरी नाजीज़म के इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं 3 पार्लियामेंटेरियन की आपको मिसाल देता हूँ, तीनों के घरों पे इस वक्त पुलिस का कब्जा है। सबसे पहले शेख रशीद है हमारे दोस्त पिंडी के, दूसरे हमारे दोस्त हैं रहीम यार खान के जो सेक्टर एक्स इस्लामाबाद में रहते हैं जी, जहांगीर तरीन साहब, और तीसरे पीटीआई के चेयरमैन जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मौकल भी हैं और अपनी पार्टी की जो जमहूरी मूवमेंट है उसको इस वक्त वो लीड भी कर रहे हैं जी। और उनके घर के ऊपर भी पुलिस चारों तरफ से कब्जा है। आज उनके घर पे हेलीकॉप्टर्स उड़ाए गए, आज उनके घर के ऊपर ड्रोन उड़ाए गए सही। और ये जो 65 वकीलों के कातलों को तो नहीं पकड़ सके कोयटा में जी, ये जो 62 पुलिस कैडेट्स मारे गए उनके कातलों को पकड़ने के लिए ड्रोन नहीं उड़ाते, ना हेलीकॉप्टर उड़ाते, लेकिन अपने शहरियों को
हरासा करने के लिए पार्लियामेंटेरियन के घरों के ऊपर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं। सही। ये सूरत हाल है जो बदकिस्मती से मुझे बतानी पड़ रही है डिजिटल के जरिए यूरोप में बैठे हुए पाकिस्तान। जी 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 बाबर रहमान साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने फरमाया कि इस वक्त आप गुंडा राज देख रहे हैं पाकिस्तान में, और कल और आज में बहुत जो वाकयात हुए, अफसोसनाक वाकयात हुए। मेरा सवाल ये है कि जमहूरी हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि वो अगर प्रोटेस्ट करना चाहे तो वो करे, लेकिन दुनिया में जब हम महज़्ज़ब ममालिक की बात करते हैं और मिसाल देते हैं, अपने हुक्मरानों को वहाँ मिलाते हैं, तो वहाँ ये भी मिसाल मिलती है कि प्रोटेस्ट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कुछ मखसूस जगहें होती हैं। अब शहरी आबादियों में जाके, जहाँ पे मासूम लोगों को तकलीफ हो सकती है, वहाँ जाके प्रोटेस्ट नहीं करते। क्यों इमरान खान साहब ने या शेख रशीद साहब ने कमेटी चौक को मुंतखब किया और उन्होंने अब इस्लामाबाद को बंद करने की धमकी दी है? ये कौन से महज़ब मुल्क की मिसाल है? दूसरी चीज, दूसरा सवाल जो इसके साथ ही मैं चाहूंगी आपसे पूछना चाहूंगी, एक नहीं, मैं भूल जाऊंगा। चले आप बताइए, इसका जवाब दीजिए फिर। छुड़ा के थका हुआ हूं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक रेहड़ी वाले को जो गुजर रहा था सड़क से, जिसके 8 बच्चे हैं, बिल्ला उसका नाम है, पिंडी झंडा चीची का रहने वाला है, उसको इन्होंने पकड़ लिया, दहशत गर्द बना के पर्चे में डालने लगे थे। मैंने इंटरवेंशन किया, उसको मैंने छुड़ाया लीगल तरीके से अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है जी। आपका पहला सवाल, किस महज़ब मुल्क की मिसाल आप मुझसे पूछ रही हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि मैं डीएम डिजिटल जैसा जो पायनियर पाकिस्तानी के चैनल है, उससे बैठ के जो उनकी सबसे सीनियर एंकर है, मेरे ख्याल में यूरोप में भी रिकॉर्ड होल्डर होगी, समीना खान, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उनकी अपना पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मौजूद है। मैं, आपको याद है 2 साल पहले मैं आपके प्रोग्राम्स में भी कई दफा आके बैठा, पहली दफा मैं मैनचेस्टर आया था जी। सुबह मैं अपने होटल से, जब ये जहाँ ऑफिस है इसी इलाके में किसी होटल में बैठा रहा था, मैं वॉक करने के लिए गया तो सिटी सेंटर की तरफ में चला गया, लंबी वॉक मैंने की। वहां मैं पहुंचा तो सिटी सेंटर का जो एग्जैक्टली चौक है उसमें एक जलसा हो रहा था और उस चौक के अंदर लोग अपने इजहार कर रहे थे हमदर्दी का, रजा के अंदर जो उस वक्त जुल्म और बर्बरियत होता उसका। उसके बाद आप चले जाइए बाबर रहमान साहब, उसके लिए काउंसिल से इजाजत लेनी पड़ती है, पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है पहले। आई हैव हर्ड योर क्वेश्चन, नाउ हियर मी आउट प्लीज, हियर मी आउट, जवाब देने दीजिए ना, सवाल तो आ गया आपका। दूसरा, लंदन के लिए 1 मिलियन 1.5 मिलियन के लोग सड़कों पर निकलते हैं। ये म्यूनिसिपल पुलिस की जिम्मेदारी है, वो रास्ते खुले रखे। यहाँ किसने कहा कि रास्ते हम बंद कर देंगे? ये कहा गया था कि हुक्मरानों के रास्ते हम बंद कर देंगे और उनके मोहल्लात के रास्ते हम बंद कर देंगे। इस्लामाबाद के रास्ते वैसे भी 62 रास्ते हैं जिनमें से 30 से ज्यादा सड़कें हैं, कौन बंद कर सकता है? लेकिन दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बताइए फ्रांस में कितने बड़े मुजाहरे होते हैं, आप बताइए जर्मनी में कितने बड़े मुजाहरे होते हैं, और फिर आप कहती हैं बंद किसने किया? मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क का जिसने बंद किया था, आपको मालूम है? वहां पे कैंप लगे, उन कैंपों के ऊपर अमेरिका ने आके हमला करके उसको 2 दफा लगा, उनके ऊपर हमला, 2 महीने से ज्यादा बैठे। मैं आपको पाकिस्तान के पड़ोस इंडिया से मिसाल देता हूँ। पिछले साल जो पंजाब के जाट थे, उन्होंने 2 नहरें जाती हैं जो पानी देती है दिल्ली को, वो काट दी। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद का पानी या किसी शहर का पानी काटा जाए, उन्होंने सड़क काट के रखी और 2 हफ्ते उन्होंने दिल्ली में ट्रैफिक नहीं जाने दी, हरियाणा और पंजाब से। इसकी मिसाल कौन की आप मिसाल ले लें, आप येलो शर्ट की मिसाल ले लें, बैंकॉक के अंदर बैंकॉक बंद हुआ। ये कोई वजह नहीं है कि लोगों को कहा जाए आप घरों से ना निकलें, ये तो वजह है। फिर आपको जमहूरियत इसको ना कहना जी, ये जमहूरी नाजीज़म, इसलिए मैंने नाम लिया है। ठीक, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि बाबर रहमान साहब, यहाँ पर 10 बंदों का प्रोटेस्ट आपने करना है या 100 बंदों का करना है या 1000 बंदों का करना है। कल 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कश्मीरी इकट्ठे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके लिए 1 महीना पहले इजाजत ली थी, अप्रूवल मिलती है। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर ये कानून है। बहरहाल आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, फरहान से पूछना चाह रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हुकूमत अब बहुत लगता यह है कि यहाँ तो चाहती है कि अब इस सारे मामले को बिल्कुल वो जाबराना अंदाज में, बिल्कुल अमराना अंदाज में कुचला जाए, यकदम इतनी हैवी हैंडेड क्यों हो गई? क्या आपकी असेसमेंट है इस हवाले से? There are 3 reasons for that. पहली रीजन वो है जिसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अदालत में जी, और नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में से जो लीक्स हुए थे और उसमें मैं वकील हूँ। ठीक है। और पहली रीजन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में से पाकिस्तान की सारी सिक्योरिटी पैराडाइम, सारी इंटेलिजेंस पैराडाइम, सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बैठी हुई है और पूरी मीटिंग लीक हो जाती है। ठीक। उसकी वजह से सख्त घबराए हुए हैं और उसकी वजह से बहुत परेशान है हुकूमत, क्योंकि मुकदमा अदालत में चला गया। अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
स्पीकर नेशनल असेंबली, DGFIA सबको तलब किया और कहा है कि बताइए ये क्या हुआ और आपने अभी तक क्या इस पे तफ्तीश की और साथ बताइए आपने क्या कानूनी कार्रवाई की। ठीक। एक पहले इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि हुकूमत इस वक्त डिलीवर करने में नाकाम, 14 साल उनका मुकम्मल होने वाला है। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा वो नहीं कर सके। IMF की जो साहूकारा साहिबा हैं जो सूद पे पाकिस्तान को कर्जे देती हैं, वो आके तमाचे मार के 2 दिन बैठ के पाकिस्तान में इनके मुंह के ऊपर चली गई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन का परसेप्शन है, असली जहाँ पे करप्शन है उसको खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी करप्शन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये दूसरी जो नॉन डिलीवरेंस है, इसकी वजह से इमरान का सवाल नहीं है या बाबर अवान का सवाल नहीं है, ये लोगों का, पूरी कौम का गम गुस्सा है और ये चाहते हैं कि पूरी कौम को अपने गम गुस्से के इजहार का, जो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 13, 14, 15, 16 और जाके 25 तक की इजाजत है कि आप अपना गम गुस्से का, अपने एहतजाज का आपके हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, आप इजहार करें। दूसरी वजह ये। तीसरी वजह एक और है, वो वजह ये है कि इस वक्त हुकूमत, पूरा पाकिस्तान का मीडिया आप उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान के अखबारात आप उठा के देख लें, इनके तर्ज अमल का हर आदमी शाकी है जी। और इनके जो आपने कहा ना लफ्ज इस्तेमाल किया कि जालिमाना, और आपने जाबराना कहा, मैं जालिमाना कहता हूं जी। ये जालिमाना तर्ज हुकूमत जो है जिसमें 16 आदमी इन्होंने मार दिए जी मॉडल टाउन में, ठीक, और ना अभी तक शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, ना कोई और गिरफ्तार हुआ। 7 आदमी मार दिए शाराए दस्तूर, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरवाजे पे, मैं दोनों का रुकन हूँ और वहां मैं अशरों से दोनों जगह मैं अंदर जा रहा हूँ, कभी ना कोई मुल्जिम गिरफ्तार हुआ, यही लोग नाम जाते हैं उसमें। इसलिए ये घबराए हुए हैं कि अगर हम पकड़े गए तो इस दफा ना कोई हमें भागने देगा और ना ही कोई प्रिंस मकरन हमें छुड़ाने के लिए इख्तियार में है और ना ही कोई दूसरा इलाका है जिसमें हमें पनाह मिल सकती है, इसलिए ये घबराए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा बाबर अवान साहब, कहीं ये बाज गश्त सुनाई दे रही है, आप इनको चहमगोइयां कह सकते हैं, लोगों की अपना एक इंटरेस्ट की बात है, लेकिन एक सवाल है जो लोग ये समझ रहे हैं, लोगों का एनालिसिस, आप माशाल्लाह इस हवाले से अपनी एक्सपर्ट राय हमें दे सकेंगे कि आपने जैसे खुद भी अपनी बात में जिक्र किया कि जो बात लीक आउट हुई जब सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से एक मीटिंग चल रही थी, बड़ी वो हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, उसकी सीक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी कि वो बात लीक आउट हो गई। उसके बाद लोगों का कहना ये है, लोगों को ये शक हो रहा है कि 2 नवंबर को इमरान खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो इनके साथ कोई खास आशीर्वाद भी होगी और जिसकी वजह से लोग ये समझ रहे हैं कि इस मरतबा इमरान खान साहब कामयाब भी हो जाएंगे। इस बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, नवाज शरीफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने बहुत इंसाइसिव और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया मैडम सुमीना। वो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 5 मैं आपको नाम गिन के बताता हूं जो आर्मी चीफ पाकिस्तान में गुजरे हैं। सबसे पहले काकर साहब थे, उनके साथ नवाज शरीफ की लड़ाई हुई और वो खैरियत के साथ घर नहीं गए। काकर साहब लड़के घर उनको जाना पड़ा, नवाज शरीफ को भी जाना पड़ा। दूसरे, उसके बाद आ जाते हैं एक ऐसे आर्मी चीफ जिनके हवाले से बहुत शदीद इल्जाम नवाज शरीफ एंड फैमिली के ऊपर है और मैं उस इल्जाम को दोहराना नहीं चाहता। उनके खानदान की तरफ से वो इल्जाम आया और उनका ताल्लुक हमारे पोशवार से था, जनरल जंजुआ साहब, और बड़ी मशकूक उनकी मौत हुई और उंगलियों और इशारे और खोरे एक बड़े घर की तरफ जाते हैं, मैं जिसका इस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तीसरी बात, उसके बाद आगे जनरल जहांगीर करामत, पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ जिसने इनके तर्ज अमल और इनकी गुलवाना सोच से तंग आकर उसने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। चौथे, इन्होंने नीचे से जनरल अली कुली की बजाय कहा जी बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी और बड़े खानदान का आदमी है, आप जानती हैं आपका खानदान भी इसी इलाके से ताल्लुक रखता है। और फिर अली कुली को हटा के इन्होंने जनरल मुशर्रफ को चुना। उन्होंने कहा उर्दू स्पीकिंग है, कमजोर सा आदमी है, सलूट मारता है एक जगह किसी जगह। उसने आर्मी चीफ बनने के बाद नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा भी लगाया था, तो इसलिए उसको लगाया गया। लेकिन उसके साथ भी लड़के बेइज्जत होके, बेतौकीर होके, बेवतन होके इनको इक़्तिदार से निकलना पड़ा। अच्छा, अब आ जाइए राहिल शरीफ। राहिल शरीफ को किसने चुना था? मैंने और मैडम समीना ने तो बिल्कुल भी नहीं चुना था, BM डिजिटल ने तो नहीं चुना था, नवाज शरीफ साहब ने चुना था। अब जब उन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया तो इनके दोस्तों पे जद आई। पंजाब में इनके इक़्तिदार की वजह पंजाब के गुंडे हैं, पंजाब के आउटलॉज हैं, पंजाब के छोटू गैंग है, पंजाब के मोटू गैंग है और पंजाब में जो जितने भी
आउटलॉज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी इनकी जेब में है, इसलिए अब इनको तकलीफ होना शुरू हो गई। फिर जब उन्होंने पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की और उसका पहला और दूसरा और तीसरा फेज अब चल रहा है, तीसरे फेज में जब वो दाखिल हो गए तो उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से जब मिलना शुरू हो गई, इनको इनकी भी तकलीफ है। इसलिए सिर्फ ये खानदान और इसके जो लांगरी हैं, इनके लंगर पे पड़ने वाले, वो सिर्फ ये बात कहते हैं कि देखें जी इनको आशीर्वाद किसी की हो जाएगी, फिर यूं हो जाएगा। और फिर वो क्यों कहते हैं? पाकिस्तान में कल जब ये मार रहे थे ना, यहाँ औरतों के बाल खींच रहे थे, उनको घसीट रहे थे सड़कों पे, तो उससे 8 घंटे पहले से इनका जो यार है मोदी, वो पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल जो आजाद कश्मीर की है उसके ऊपर फायरिंग कर रहा था। चक्करगाह में उसने फायरिंग की, एक तरफ एक यार लगा हुआ था कश्मीर में फायरिंग कर रहा था, दूसरी तरफ उसका दूसरा यार पाकिस्तानियों के ऊपर चांदमारी कर रहा था शोटों के जरिए से। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई आशीर्वाद किसी की भी कोई हो सकती है इतने लंबे अरसे के लिए कोई तहरीक चला सकता है। 126 दिन का धरना है, 4 साल हो गए ये सड़कों पे थे। अच्छा, एक और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात ये अर्ज करता हूँ डिजिटल के सुनने वालों के लिए, और वो बात ये है कि आप देखिए इमरान ने कहा क्या था, उसने कहा 4 हल्के खोल दो, नहीं खुले अभी तक, 4 हल्कों का फैसला करो, नहीं हुआ, 2 का अटका हुआ है, 2 का फैसला हुआ है अभी जी। और जो कानून था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जिसमें इलेक्शन पिटीशन चलाई जाती है, वो मैंने बतौर लॉ मिनिस्टर अमेंड करके उस कानून में रोपा 1976 के एक्ट में ये प्रोविजन डाली कि 120 दिन में फैसला किया जाए। कई 120 दिन आए, कई 120 दिन गए। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग एहतजाज करेंगे या हथियार उठाएंगे। सियासी आदमी हम लोग हथियार नहीं उठा सकते, एहतजाज का हथियार हम कभी छोड़ेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, मैं एक जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। इस एहतजाज के दौरान भी और पिछले धरने में भी ये देखने में ये आया कि सियासी वर्कर तो इनकी पार्टी के जरूर बाहर निकले, लेकिन अवामी सतह के ऊपर कोई हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हलचल दिखाई नहीं दी। आज भी अगर हम देखें तो वर्कर्स तो इक्का दुक्का दर्जनों आप कह सकते हैं, सैकड़ों इससे ज़्यादा नहीं थे जो बाहर दिखाई दिए हमें टेलीविजन कैमरास की मदद से, लेकिन अवाम के अंदर वो हलचल नहीं दिखाई दे रही हुकूमत के हवाले से और वो रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा। 2 नवंबर को जो दावा इमरान खान साहब कर रहे हैं 10 लाख लोग आएंगे, क्या आप समझते हैं कि वो इसे हकीकत का रूप दे पाएंगे? और अवाम क्यों इतने लाताल्लुक दिखाई दे रहे हैं सियासतदानों से हमें? आपने अच्छी बात कही, बेशुमार सियासतदान ऐसे हैं जिससे अवाम लाताल्लुक है। एक दूसरा, पाकिस्तान में गुर्बत और इमारत के जजीरे बन गए हैं। तो तीसरा, पाकिस्तान में जो आमदनी के जितने जराए हैं उस पे भुट्टो शहीद के जमाने में 22 खानदान होते थे, आज 2200 खानदान है, उनका कब्जा हो गया। और अगली बात यह है कि जो एहतजाज का इन्होंने दिन रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने इस तशद्दुद करने की और वजूहात और उनका जो गुलवाना मिजाज है और उनकी जो गुंडागर्दी है और बनारसी ठगों वाला जो रवैया उनका है, उसको छोड़ के एक एडिशनल रीजन ये भी थी, ये चाहते थे कि जज्बात में आके जो सारी की सारी स्ट्रेंथ है उसको बाहर लाया जाए ताकि उसके साथ फिर निपटने के लिए ये बंदोबस्त कर सके। ठीक, तो ये फैसला लेट अस लीव इट ऑन 2 नवंबर कि लोग कितने बाहर निकलते हैं। बट माय व्हाटएवर फील आई हैव इन पाकिस्तान, और मैं तो सारा दिन लोगों में ही होता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि लोग तो बाहर निकलेंगे और बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे और घबराहट यही है। ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट में क्वेश्चन मेरी जानिब से, फिर सुमीरा जी की तरफ जरूर मैं चाहूंगा वो कुछ पूछना चाहें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, लेकिन बहुत सर्दमोरी का रवैया देखने में आ रहा है उसकी जानिब से किसी भी तहरीक के हवाले से। बिलावल साहब के बयान जरूर आए हैं, उन्होंने मजम्मत भी की है तशद्दुद की, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बहुत मुतहर्रिक जमात रही है माजी की और जिसको तहरीकें चलाने का बहुत जबरदस्त तजर्बा है, वो लगता बाजार ये है कि मियाँ बरादरान से या तो अंदरून खाना हाथ मिला चुकी है या वो नहीं चाहती कि इनको छेड़ा जाए, कोई अंदरून खाना कमिटमेंट है। क्या ऐसी वजह है कि पीपल्स पार्टी वो रिवायती पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही जो हमेशा वो दिखाई देती थी? मिसाक की जमहूरियत। तो एक तो लगता है कि आप दोनों मिलकर मेरी कोई नई लड़ाई कराएंगे। तो मैं तो आपको हमदर्द समझता हूँ, मेहरबान समझता हूँ, दोस्त समझता हूँ। चलिए, आपने सवाल किया है तो ये आपके जो प्रोग्राम के सुनने वाले हैं ये उनका हक है कि उनको जवाब दिया जाए। इसकी कई वजूहत हैं जी। एक वजह तो वो जिस तरह आपने कहा कि क्या कोई मुफ्त है, लोगों में ये तासुर मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है।
और दूसरा ये कि 2 ऐवान हैं जो मरकजी उनमें अपोजिशन लीडर का ओहदा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है। ठीक। तो अपोजिशन लीडर को तो चाहिए ना जी, वो बिल्कुल इमरान की मदद ना करें क्योंकि उनकी पार्टी अलग है, नहीं आई विल एग्री टू दैट। लेकिन जब लोगों को इस्लामाबाद की शाहराहों के ऊपर औरतों को घसीटा जा रहा हो और घसीटने वाले वो जो कहते थे कि हम बीबी को भी घसीटेंगे, उसके खावन को भी घसीटेंगे, और पहले कहते थे कि हमने रस्सा डलवाया जनरल जियाउल्लाह भुट्टो साहब के गले में, ठीक, और पाकिस्तान को उन्होंने बर्बाद किया, वो उनके खिलाफ भी अगर ना बोला जाए तो लोग फिर क्या कहेंगे जी। अच्छा, तीसरी बात ये है कि अपोजिशन इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो इंतजार में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर होता है जो अपोजिशन लीडर होता है, उसका काम होता है गवर्नमेंट की हर बात पे एतराज करे, हर बात को करेक्ट करवाए, हर पॉलिसी पे एतराज करे, हर पॉलिसी को करेक्ट करवाए, हर मिस रूल को वो गुड गवर्नेंस से तब्दील करने के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जी एक थे मखदूम अमीन फहीम साहब, अल्लाह उनको बख्शे, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे हमारे, वो होते थे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन, तो उनको हरा दिया गया और उनकी जगह मौलाना साहब जो मशहूर मारूफ मौलाना हमारे दोस्त हैं उनको लाया गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन लोगों ने मौलाना को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कभी तस्लीम नहीं किया और वो समझते थे मखदूम अमीन फहीम साहब इस वक्त जो कौमी असेंबली में बैठे हुए ऑपोजिशन के लीडर हैं उनके बारे में भी ऐसा ही तासुर है, लोग समझते हैं कि असली ऑपोजिशन कर रहे हैं इमरान, और कौमी असेंबली में से असली ऑपोजिशन करते हैं दूसरे, उनके बाद शेख रशीद, और सेनेट में से असली ऑपोजिशन मैं करता हूँ। बाकी अगर आप हर बात पे उनको डिफेंड करना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट को, तो फिर आप शामिल हो जाए ना जो लोग ऐसा करते हैं। तो ये शर्मिंदगी उठाना पड़ती है अपोजिशन के नाम पे जब इस तरीके से जो अपोजिशन के लोग हैं वो गवर्नमेंट को अनेबल करें कि आप लोगों को लाठियां मारते रहे, हमने आंखें बंद की और कान हमारे नहीं देख रहे, और हम लोगों की ना चीखें सुनना चाहते हैं और ना लोगों की आहें और सुस्कियां हमारे ऊपर असर कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बाबर रहमान साहब, माशाल्लाह आपके पास जो फन और महारत है सवाल को गोल करने का वो शानदार है और मैंने हमेशा तारीफ की आपकी। अच्छी बात है जब करे बाबर रहमान साहब तो उसे गोल करना कह देती हैं ये नहीं, बाबर रहमान साहब के पास ये फन है, लेकिन मेरा यही सवाल था जो आपने कर दिया। चले बाबर रहमान साहब, ये बताइए कि तारुल कादरी साहब इन टाइम पहुंच जाएंगे 2 नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान? देखिए, मेरा तो जाती मशवरा अगर कादरी साहब मांगे या सुने तो उनको वापस आना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने शुरू कर रखी है अपनी तौर से एक तहरीक जिसमें से जिसको वो बदले की तहरीक का नाम दे रहे हैं और वो तरीके के साथ उसको कहते हैं, जो बिल्कुल जायज है। 100% मैं उसको इंडोर्स करता हूँ और 100% के साथ मिलना चाहिए, उसमें हम उसका 100% जो भी हिस्सा डाला जा सकता है वो डाल रहे हैं और आइंदा भी डालेंगे। लेकिन जब ये वक्त है जो इसको अगर वो वापस ना आए तो फिर उनको बड़ी लंबी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी उस तरीके के साथ के लिए। इस वक्त तरीके एहतसाब और तरीके के साथ और तरीके बहाली जमहूरियत, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिविलियन बदतरीन डिक्टेटरशिप है, सिर्फ इसके हाथ में, डिक्टेटर के हाथ में कोड़ा नहीं है और इसकी पेट इतना बड़ा है कि उसके ऊपर पेटी नहीं बांधी जा सकती, गवर्नर जनरल वाली पेटी बांधी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बाबर रहमान साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ममनून आपके, और इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द जरूर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये थे जनाब हमारे साथ मारूफ कानूनदान और साबिक वजीर कानून भी रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, और उनका तबसरा यकीनन और जो ग्राउंड सिचुएशन है वो आपने सुनी। हम बरतानिया में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, सारा दिन आप टेलीविजन स्क्रीन से ग्लू होंगे, आज स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्या कुछ हो रहा है। कुछ इमरान खान साहब के हामी होंगे कि वो सही कर रहे हैं, कुछ उन्हें बुरा भला कह रहे होंगे समीना खान साहबा की तरह के उन्होंने सारा शहर जो है वो लॉकडाउन कर दिया। बात लेकिन जो बेस है इस सारी बात की, बुनियाद है जहां से ये झड़प स्टार्ट हुई, इमरान खान और नवाज शरीफ के माबैन। मैं इसे 2 शख्सों की मुठभेड़ इसलिए कहूंगा कि जैसा कि आपको बाबर रहमान साहब ने इस जानब इशारा किया कि कहा गया कि इलेक्शन के जो लॉज हैं उसमें तब्दीली की जाए, पता चले सारे, ताकि हम उसको मजीद शफाफ बनाया जाए। नहीं हो पाया। कसूर किसका है? पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर पाई।
एहतसाब की बात की गई तो आपने देख लिया एहतसाब का हशर क्या हुआ। किसी भी बड़ी शख्सियत को आज तक ना पकड़ा गया, ना उससे पैसे रिकवर हुए, और जो दावे किए जाते थे सड़कों पे घसीटने के जरदारी साहब को, और वो सब दावे के दावे रह गए, और उसके बाद वो दोनों छोटे भाई और बड़े भाई बन गए। और अब नवाज शरीफ साहब भी अक्सर टेलीफोन करके जरदारी साहब से मशवरा कर लेते होते हैं, कहीं फंस जाएंगे भी क्या करना है। और फिर बात की गई जब पनामा लीक्स बाहर आ गया, अपने मुंह से मान भी लिया ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के फैमिली ने कि हमारी ऑफशोर कंपनीज हैं। ऑफशोर कंपनीज होना कोई क्राइम नहीं है, दुनिया में एक कानून है। मसला सिर्फ ये है कि उसमें आने वाले पैसे कहां से आए, सिर्फ ये सवाल किया जा रहा है। अगर वो हुकूमत के पैसे नहीं है, खजाने से लूटे नहीं है, तो सुभान अल्लाह आपको और दे। लेकिन अगर खजाने से लूटे हुए हैं तो इससे कौम को वापस मिलना चाहिए, ये एक सवाल है। अगर उस पर एहतसाब की बात की जाए तो हुक्मरान को मैं समझता हूं एहतसाब देने का हक ज्यादा है। मैंने एक दफा समीना जी, आप बात कर रही थी मुझसे पहले, बाबरवान साहब से पहले, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये अकेले तो नहीं थे। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूं, मैं एक बड़े सीनियर अमरीकी डिप्लोमेट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। क्लिंटन साहब और मोनिका ल्यूंस्की का बड़ा एक मुआशका सामने आया, और मुआशका भी क्या था कि टेलीफोन पे उनकी गुफ्तगू थी जुबानी जो आपस में उन्होंने की। और मुझे ये बड़ी हैरत हुई कि अमेरिकन कल्चर के अंदर ये कोई अनहोनी बात नहीं थी कि अगर आप किसी खातून से ऐसी बात कर ले। तो मैंने कहा जी क्यों इतना बड़ा इशू बन गया अमेरिका में इसका? उन्होंने कहा जी वो सदर थे इसलिए इशू बना, आम आदमी करता तो डजंट मैटर, नॉर्मल बात थी। लेकिन सदर होने की हैसियत से हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो बेहतरीन इखलाकी मेयार का मुजाहरा करेंगे, जो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये सब तहरीक चली या उनके खिलाफ जो भी बात हुई अमेरिका में वो इस वजह से हुई। सो पाकिस्तान के अंदर जो सरबराह हैं, कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सबसे पहले खुद अपने आप को ये साबित करना चाहिए। अगर उन पे कोई इल्जाम लगे कि वो करप्ट हैं या कहीं से करप्शन के खानदान किसी फर्द ने की है, तो उनको चाहिए कि वो खुद पहले अपना एहतसाब करके ये बताएं कि हाँ मेरे हाथ साफ है, फिर आनी हाथ से निपटे उन तमाम लोगों से जिन्होंने कौमी खजाने को लूटा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ। लेकिन फरहान साहब, यही बात है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान में जो सिचुएशन रही है पिछले कई सालों से, वहां तक पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि ऑफशोर कंपनियां होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है कि पैसा कहां से है, जो कि बिल्कुल जायज मुतालबा है। लेकिन 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने के बाद नवाज शरीफ को कुछ होता है या नहीं होता, ये तो बात की बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब सियासतदान जरूर बन जाएंगे 2 नवंबर के बाद। देखिए, मैं और वो आप पूछेंगे कैसे? जी बताइए। सियासतदान मेरा तजिया, सियासतदान कब बनता है? जब वो जेल की हवा खाए, पुलिस के कोई 2-4 डंडे कोड़े छोड़े पड़े तो सियासतदान बनता है। आज देखिए ना शेख रशीद, नेवर माइंड, लोग कहते हैं कि टांगा पार्टी एक बंदे की पार्टी, जो भी, लेकिन लगा कि वो सियासतदान है। किस तरीके से वो वहां पहुंचा, मजे में सियासतदान है, उन्हें पता है उन्होंने कैसे 2-4 मिनट का खिताब कर वापस चले गए। लेकिन ये कि ये है एक, उन्होंने कंफर्म किया आज कि शेख रशीद एक सियासतदान है। इमरान खान को भी बताना पड़ेगा कि मैं सियासतदान नहीं। देखिए, मैं इमरान खान को सियासतदान नहीं मानता, और मैं समझता हूं कि वो सियासतदान नहीं है, यही उनकी एक अच्छी बात है। ठीक है, सियासतदान होने के लिए आपको दोगला होना भी पड़ता है, कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो हमारे लीडर्स ने इसकी डेफिनेशन हमारी सियासत नहीं है, पूरी दुनिया में यही है जी, पूरी दुनिया में यही है, सियासत ऐसी वो क्या कहते हैं, जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो हमारे सब जगह पे चंगेजी है, पूरी दुनिया में एक ही बात है। लेकिन बहरहाल हम यही दुआगो हैं कि 2 नवंबर का दिन और बखैर आफियत गुजरे, और एहतसाब हर किसी का होना चाहिए, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हो, ख्वाह इमरान खान साहब हो, तरीन साहब हो, या कोई और शख्सियत हो। अगर कौमी खजाने से पैसे लूटे गए हैं तो वो मैं समझता हूं कि गिरबान से पकड़ कर निकालने चाहिए, क्योंकि ये अवाम की बड़ी मेहनत की कमाई है। ये माले मुफ्त नहीं है कि जिसे खाकर डकार जाएं और कोई उनसे पूछने वाला ना हो। तो अगर नवाज शरीफ साहब के हाथ साफ हैं तो मेरे ख्याल में उसमें कोई कबाहत नहीं है कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। ये ऐड करना चाहूंगी फरहान साहब कि इसके साथ साथ एहतसाब होना चाहिए उन पैसों का भी जो स्विस बैंकों में पड़े हैं। कहीं देखिए बहुत बड़ी तादाद में माल पड़ा है, लूट के गए ना, वो भी एहतसाब होना चाहिए कि वो किसका है, कहां से आया। एक मिनट हमारे पास है, मसला सिर्फ यही है कि एहतसाब करने वाले नहीं चाहते कि हो। नवाज शरीफ साहब हुकूमत में रहे, जरदारी साहब हुकूमत में रहे, किसने हाथ रोके थे? लेकिन वो तो स्विस बैंकों के डॉक्यूमेंट्स वहां से चोरी कर करके वापस पार्टी वाले क्यों नहीं जा रहे? तो जाहिर है पनामा का वर्सेस स्विस फिर सब सामने आ जाएगा। दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला एक ईमानदार क़यादत अता करे, मुल्क में अमन अमान रहे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप देख रहे थे न्यूज़ ऑफ द वीक, आज का स्पेशल प्रोग्राम इस्लामाबाद के ताज़ा सूरत हाल के हवाले से था। बाबर रहमान साहब से हमने गुफ्तगू की कोशिश की, तलाल चौधरी साहब से बात करते, हुकूमती मौक़िफ़ लेते, लेकिन तलाल चौधरी साहब से रब्ता हमारा नहीं हो पाया। मेरी बात हुई थी जबकि वो बिजी हो गए शायद, लेकिन आइंदा किसी प्रोग्राम में जरूर
ज़रूर उनसे बात होगी। समीना खान साहिबा की ज़ाहिर इजाज़त दीजिए उन्हें भी, आपके साथ प्रोग्राम उनका होता है, हाईजैक मैंने कर लिया। और मैं यानी कि फरहान असलम, मुझे भी इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी तो इंशाल्लाह था। फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।